वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं प्रांतीय दल। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट स्टार्ट किया हुआ है राजनीतिक दल, राजनीतिक विज्ञान का, कक्षा 10वीं का। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, दल क्या होता है, राजनीतिक दल कैसे बनते हैं, राजनीतिक दल बनने के लिए क्या क्या कसौटियाँ होती है, वो कसौटियाँ कौन निर्धारित करता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, राजनीतिक दल क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में मैंने बताया हुआ। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स प्रांतीय दल। प्रांतीय दल को राज्य स्तरीय दल भी कहा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है राष्ट्रीय दल जो होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा है, जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, क्योंकि वो कम से कम चार राज्यों में उनका क्या होता है, विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं और कम से कम 3 जन वहां से चुन के आना चाहिए। और पिछले लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 6% उनके सदस्य चुनकर आने चाहिए, तब उनको राष्ट्रीय दल घोषित किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रांतीय दल क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो भारत में अलग अलग प्रांत है, अलग अलग राज्य हैं, टोटल 28 राज्य है। और 28 राज्यों की जो बोली है, भाषा है, संस्कृति सबकी क्या है, अलग अलग है। तो हर एक राज्य चाहेगा कि हमारे राज्य की जो बोली, भाषा और संस्कृति, जो परंपरा, उसका संवर्धन हो, वो बचा कर रखा जाए, उसको कोई नाश ना हो। अगर उसका अधिकार किसी और के हाथ में चला जाएगा तो उस राज्य का क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। उस राज्य पर लोग आएंगे, बुरा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि वो लोग उस राज्य के नहीं रहने वाले। तो वो लोग क्या करेंगे, उसकी संस्कृति पर, उसकी परंपरा पर, उसकी बोली पर, उसकी हर चीज़ों पर उसका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इस उद्देश्य से जो प्रांत के लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि हमारे प्रांतों का जो स्वतंत्रता है वो दूसरे अधिकार में ना जाए, इसलिए प्रांत के लोग क्या करते हैं, प्रांतीय दल की स्थापना करते हैं। हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में अलग अलग दल होते हैं, 2 से ज़्यादा, 3 दल, 4 दल, अलग अलग दल रहते हैं। तो प्रांतीयता किसे कहते हैं, पहले वो समझेंगे। प्रांतीयता मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने प्रांत के प्रति प्रेम। प्रांतीयता का मतलब क्या होता है, अपने प्रांत के प्रति प्रेम और अपने प्रांत के विकास के बारे में सोचने लगना। यदि आप लोग अपने प्रांत के बारे में प्रेम, अपने प्रांत से प्रेम करते हो, अपने प्रांत के विकास के बारे में सोचते हो, मतलब आपके अंदर क्या है, प्रांतीयता है, ठीक है ना। तो इस अधिकार को समझने के लिए उनके अंदर क्या आ जाती है, प्रांतीयता निर्माण हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे प्रांतीय दल की स्थापना कैसे होती है, मतलब प्रांतीय दल बनते कैसे हैं, ठीक है। जैसे देखा राष्ट्रीय दल कैसे बनते हैं, उसके बाद देखेंगे प्रांतीय दल कैसे बनते हैं। फिर प्रांतीय दल का अर्थ क्या होता है, प्रांतीय दलों की भूमिका क्या होती है हमारे सरकार में, ठीक है। प्रांतीय दल की मांगी क्या होती है, जो अलग अलग राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र सरकार से क्या मांग करती हैं, ठीक है, वो सारी चीज देखेंगे। प्रांतीय दलों का बदलता स्वरूप, पहले प्रांतीय दलों का रूप कैसा था राजनीति में, हमारे भारत की राजनीति, पहले प्रांतीय दल का क्या स्थान था, आज प्रांतीय दल का क्या स्थान है, और इसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे कुछ प्रांतीय दल। वैसे देखा जाए भारत में बहुत सारे प्रांतीय दल हैं, लेकिन सारे प्रांतीय दलों को एक पार्ट में बता पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ प्रांतीय दल के बारे में देखेंगे जो भारत के अंदर है, जो अग्रसर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि स्टूडेंट प्रांतीय दल का गठन कैसे होता है, ठीक है। अगर किसी दल को प्रांतीय दल घोषित करना है, उसके लिए निर्वाचन आयोग कौन सी शर्तें रखता है, लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% वोट पाना। जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ है, या लोकसभा या विधानसभा बोलिए, दोनों बात एक ही है, लोकसभा अथवा विधानसभा में दोनों में कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए और 2 प्रतिनिधियों का विधानसभा में चुनकर जाना चाहिए, और उस पार्टी के 2 प्रतिनिधि विधानसभा में चुनकर जाने चाहिए, ठीक है। ये पहली शर्त है किसी भी दल को प्रांतीय दल घोषित करने के लिए, और ये निश्चित कौन करता है, ये निश्चित करता है चुनाव आयोग। दूसरी कसौटी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या में, जितनी विधानसभा में है उनमें 3% स्थान इस पार्टी का होना चाहिए, इस राजनीतिक दल का होना चाहिए। जिस राजनीतिक दल को प्रांतीय दल घोषित करना है उस दल के कम से कम 3% स्थान विधानसभा में होने चाहिए। यदि 3 जन है विधानसभा में तो उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, प्रांतीय दल घोषित कर दिया जाएगा। ये तो आप लोगों ने देखा कि प्रांतीय दल का गठन कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रांतीयता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो प्रांतीयता कहते हैं धर्म, परंपरा, भाषा, संस्कृति तथा भूप्रदेश की दृष्टि से भारत में विविधता पाई जाती है। सही बात है। भारत में यदि आप देखोगे धर्म के रूप में, परंपरा के रूप में, भाषा के रूप में, सांस्कृतिक रूप में, भूप्रदेश के रूप में, सभी जगह क्या विभिन्नता पाई जाती है। इन सब के प्रति हमारे हृदय में
आत्मीयता होती है, ठीक है। हर एक राज्य की अपने राज्य के लिए क्या होती है, आत्मीयता होती है, प्रेम होता है। अब इसी आत्मीयता को चलकर आगे अस्मिता उत्पन्न होती है, और जब अस्मिता के बड़ा रूप धारण कर लेती है, जब वो प्रेम बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी, उसे कहा जाता है प्रांतीयता, ठीक है। फिर वो व्यक्ति क्या सोचने लगता है, सिर्फ अपने प्रांत के बारे में सोचेगा, अपने राज्य के बारे में सोचेगा। वो सोचेगा कैसे मेरे राज्य की तरक्की हो, अपने राज्य का विकास हो सके। ऐसा दृष्टि रखने वाले को प्रांतीयता कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। सकते हो अलग अलग समाचार पत्रों के कुछ नमूने दिए गए हैं, जैसे तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक दुकानदारी कब है, महाराष्ट्र में नई पार्टी की स्थापना, ठीक है ना, कौन सा विभाग मिलेगा, गृह और समाज कल्याण, हरियाणा जनहित कांग्रेस अपना लक्ष्य पाने में सफल, शिरोमणि अकाली दल को स्पष्ट बहुमत, पीडीपी और भाजपा का गठबंधन। पीडीपी क्या होता है, भाजपा आपको मालूम है, पीडीपी क्या होता है आगे मैं बताऊंगा आपको। दल बदल प्रतिबंधक कानून लोकतंत्र में के लिए पोषक, फिर सत्ता छोड़ने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता क्यों, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप समाचार पत्रों में दिखते हो, इनके माध्यम से समझ में आता है कि अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है। ऐसे समाचार पढ़े होंगे, इससे हमें भारतीय जनसंघ के विभिन्न राज्यों की राजनीतिक पार्टियों की जानकारी मिलती है। अलग अलग समाचार देखा होगा आपने, उन समाचार पत्रों के बारे में आपको अलग अलग राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये पार्टी केवल राज्य तक ही सीमित क्यों है, क्योंकि वे पार्टी क्या सोचती है कि हम लोग सिर्फ उसी प्रांत के बारे में काम करेंगे, उसी प्रांत के लिए काम करेंगे, ठीक है ना, उसी प्रांत के बारे में, उसकी अस्मिता को, उसकी संस्कृति को बचाकर रखने के लिए काम करेंगे, इसलिए वो उसी राज्य तक सीमित रहते हैं। राज्य के कुछ नेता हमें राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं, तो कुछ नेता केवल राज्य तक प्रभावी ही रहते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम यहाँ प्रांतीय पार्टी की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की चारों दिशा में फैले राज्यों में कार्यरत कुछ प्रतिनिधिक पार्टी के बारे में हम यहाँ पर विचार करने वाले हैं। चारों दिशाओं में उत्तर, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों राज्यों में कुछ पार्टियों के नाम हम लोग देंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सारी प्रांतीय पार्टियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत के विविध प्रांतों में विविध भाषाएं बोलने वाले, परंपरा संस्कृति में भी विविधता लिए हुए हैं। अब भारत में अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियां होती हैं उनकी। महाराष्ट्र की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। यदि आप पंजाब में जाओगे तो वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति अलग है। हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रांत उसकी स्वतंत्र भाषा होती है। हर एक प्रांत की क्या होती है, उसकी स्वतंत्र भाषा होती है। हमारे भारत के अंदर प्रदेशों के भौगोलिक रूपों में भिन्नता होती है, उनके भौगोलिक रूप में भी भिन्नता होती है। कहीं ठंडी ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं केवल बर्फ ही बर्फ है। तो हम अपने महाराष्ट्र के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन किया है। महाराष्ट्र जिस प्रकार मध्य प्रदेश और कर्नाटक से भिन्न है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी भौगोलिक संस्कृति भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में भौगोलिक संस्कृति आदि भिन्नताएं देखने को हमको मिलती है। अपनी भाषा अपने प्रदेश के बारे में जब आत्मीयता की भावना बढ़ जाती है, जब अपनी भाषा अपने प्रदेश के बारे में आत्मीयता की भावना बढ़ जाती है, प्रेम की भावना बढ़ जाती है, तब कुछ समय पश्चात अपनी भाषा अपने प्रदेश के प्रति अस्मिता आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप प्रांतीयता का क्या होता है, निर्माण होता है। और फिर प्रांतीयता का निर्माण होता है, फिर कई लोग आकर एक संगठन तैयार करते हैं, फिर वो संगठन क्या करता है, चुनाव लड़ता है और इस तरह से प्रांतीय दल के रूप में घोषित होता है। अपने प्रांत के हित और विकास का विचार करने लग जाते हैं। जो वहां के लोग रहेंगे, जिस प्रांत के लोग रहेंगे, वो क्या सोचेंगे, सिर्फ मेरे प्रांत का हित होना चाहिए, मेरे प्रांत का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अपनी भाषा, साहित्य, परंपरा, समाज सुधार का इतिहास, शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में गर्व की भावना अनुभव होने लगती है। वहाँ के लोगों को अपने प्रांत के हित, उसके विकास के बारे में, उसकी परंपरा, उसके सामाजिक सुधार, ऐसे इतिहासों से क्या होता है, उसको प्रेम हो जाता है। फलत भाषाई अस्मिता प्रबल होने लग जाती है। हमारे प्रदेश का विकास हो, यहाँ संसाधन सामग्री और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, हमारा अधिकार हो, इन्हीं भावनाओं से प्रांतीयता अस्मिता का उदय होता है। हमारे प्रदेश का विकास होना चाहिए, हमारे यहाँ साधन सामग्री और रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी जब भावना उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए वहाँ के लोगों में प्रांतीयता की भावना विकसित हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्रांतीय सांस्कृतिक और उनके प्रति उत्पन्न अस्मिता इकट्ठे होने से प्रांतीयता की भावना प्रबल होने लग जाती है। ठीक है, इसी में से कई बार स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों का निर्माण हो जाता है। फिर ऐसे विचार रखने वाले, ऐसे मत रखने वाले लोगों का क्या हो जाता है, संगठन बनता है और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आ जाती हैं। तो कभी विभिन्न दबाव गुट और आंदोलन का निर्माण होता है। इन सब का एक ही प्रमुख उद्देश्य होता है, अर्थात अपने क्षेत्र के हित
संबंधों का संरक्षण करना। इन सब का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का क्या करना, संबंधों का संरक्षण करना, अपने राज्य का क्या करना, विकास करना। इसी चीज को क्या कहा जाता है, प्रांतीयता कहा जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझाए? तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स प्रांतीय दल देख लेते हैं। विशेष प्रदेश के अलगपन का अभिमान। हर एक प्रदेश क्या अलग है। महाराष्ट्र में देखो मराठी भाषा बोलने वाले हैं, पंजाब में जाओ पंजाबी भाषा बोलने वाले, तमिलनाडु में जाओ तो तमिल बोलने वाले लोग हैं। तो हर एक प्रदेश क्या है, अलगपन का अभिमान रखने वाला। उनकी प्रगति के लिए सत्ता की होड़ में उतरे राजनीतिक गुटों को प्रांतीय दल कहते हैं। ठीक है, अलगपन का अभिमान रखने वाले और उसकी प्रगति के लिए, किसकी प्रगति के लिए, अपने प्रदेश की प्रगति के लिए जब सत्ता की होड़ में वो उतर जाते हैं तो उसे प्रांतीय दल कहा जाता है, प्रांतीय पार्टी कहा जाता है। उनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रहता है। उनका जो प्रभाव रहेगा वो अपने अपने प्रदेश का तक क्या रहेगा, सीमित रहेगा। वे उनकी पहचान दूसरे राज्यों में नहीं होगी। फिर भी अपने प्रदेश में प्रभावशाली भूमिका निभाकर वे राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और राज्य स्तर पर तो काम करते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा प्रभावकारी हो जाएंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी पार्टियां होती है जो पहले राज्य स्तर की पार्टी होती है, धीरे धीरे जैसे इसका विकास होता है फिर वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है। ठीक है, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, वो पहले राज्य स्तरीय पार्टी थी। ठीक है ना, वो पहले प्रांतीय पार्टी थी, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी अभी बन गई है। ठीक है, तो इसलिए इच्छाओं को प्रधानता देते हुए अपने प्रदेश का विकास साधने के लिए उन्हें अधिकारों के बदले स्वायत्तता महत्वपूर्ण लगती है। उन्हें अधिकार से ज्यादा उनकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है कि हमारे प्रदेश की स्वतंत्रता आबादित रहे, हमारे प्रदेश में किसी तरह का तकलीफ ना हो। ठीक है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी भाषा जैसी वैसी बनी रहे। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, केंद्र सरकार को समर्थन देते हैं और अपनी जो स्वतंत्रता होती है उसको बनाए रखने का प्रयास करते हैं। केंद्र सरकार जैसे दो तरह के होते हैं। जैसे केंद्र सरकार समर्थन, बहुत सारे राजनीतिक जो प्रांतीय दल होते हैं वो एनडीए को समर्थन देते हैं और बहुत सारे प्रांतीय दल क्या होते हैं वो यूपीए को समर्थन देते हैं। एनडीए और यूपीए के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताया था। साथ ही प्रांतीय समस्याओं को प्रांतीय स्तर पर सुलझाया जाए। उनका मत होता है कि जो भी प्रांतीय समस्याएं हैं उनको प्रांतीय स्तर पर सुलझा दिया जाए। राज्य की समस्याएं राज्य में सुलझाई जाए, उसको राष्ट्रीय स्तर पर न ले जाया जाए। सत्ता की भागदौड़ अपने ही प्रदेश के व्यक्ति में रहे। उस सत्ता की भागदौड़ उसी राज्य के लोगों के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य का व्यक्ति आके वहां पर शासन करे। प्रशासन और व्यवसाय में उस प्रांत के नागरिकों को प्रधानता मिले, उनके प्रति प्रांतीय दलों का आग्रह रहता है। ठीक है, प्रांतीय दल की क्या विशेषता होती है कि प्रांतीय दल की जो भी समस्याएं वो प्रांतीय स्तर पर सुधरे और सत्ता की जो बागडोर है, जो प्रांतीय दल का जो भी कानून है वह वहां के लोगों के पास होना चाहिए और वहां के नागरिकों को वहां पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए काम करने की। और भारतीय प्रांतीय दलों का बदलता स्वरूप, जो भारतीय प्रांतीय दल स्टूडेंट्स ये इसका बदलता स्वरूप है, क्योंकि 1990 के पहले जो प्रांतीय दल थे उनके विचार अलग थे। 1990 के बाद जो प्रांतीय दल थे उनके विचार अलग हो गए। 1990 के पहले जो प्रांतीय दल थे उनका ऐसा था कि वो अलगाववाद की विचारधारा फॉलो करते थे। अलगाववाद मतलब वो भारत से अलग होकर खुद एक अलग देश बनना चाहते थे। जैसे तमिलनाडु, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन्होंने अपनी मांग रखी थी अलग देश बनाने की। ठीक है, ये पहले इनका ऐसा स्वरूप था, लेकिन आज उनका स्वरूप बदल गया है। फिर उनकी मांग बढ़ी कि हमको अधिकार नहीं चाहिए, हमको स्वायत्तता प्राप्त करो, हमारे लिए कुछ अच्छे कानून बना के रखो ताकि हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारा जो संस्कृति उसका विनाश ना हो पाए। फिर बाद में उनका स्वरूप बदल गया। आज बहुत सारी जो प्रांतीय दल है वो राष्ट्रीय दलों में अपना योगदान देती है और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की कोशिश कर रही है। इस तरह से भारतीय प्रांतीय दलों का जो स्वरूप है वो बदलता गया है। पहले अलगाववाद का दिमाग था उनका, फिर उसके बाद स्वायत्तता बनाने, स्वायत्तता मतलब हमारी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। उसके बाद उनका प्रमुख कारण उनको केंद्र सरकार में अपनी जगह बनाने की हो गई है। ठीक है, तो चलिए सारे पॉइंट से यहाँ पर 3 पॉइंट दिए रहेंगे, हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है प्रारंभिक समय में प्रांतीय अस्मिताओं को लेकर अलगाववादी आंदोलन का निर्माण हुआ। अलगाववादी मतलब वो भारत से अलग होना चाहते थे और नया देश बनाने की कोशिश करना चाहते थे। जैसे मैंने 3 राज्यों के नाम बताया, तमिलनाडु, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, खलिस्तान, ये खलिस्तान स्वतंत्र खलिस्तान मतलब पंजाब को खलिस्तान बनाने की मांग हुई थी। द्रविड़स्तान मतलब ये तमिलनाडु को बनाने की बात हुई थी। अगर तमिलनाडु अलग हो जाता उसका नाम क्या हो जाता, द्रविड़स्तान हो जाता। जैसी मांगों का प्रमुख उद्देश्य संघ राज्य से विभाजित होकर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना था। इस संदर्भ में पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर के कुछ प्रांतीय दल के उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये तमिलनाडु, पंजाब हो गए और जम्मू कश्मीर, ये कुछ उदाहरण है जो 1990 के पहले उनका मेन मकसद क्या था, अलगाववाद, कि भारत से अलग हो जाए और खुद का एक राष्ट्र बनाए। समझ में आ रहे स्टूडेंट्स?
अगला पॉइंट है प्रांतीय दलों की भूमिका धीरे धीरे बदलने लगी। जो प्रांतीय दलों की जो भूमिका थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, बदलने लगी, क्योंकि पहले उनकी भूमिका थी कि अलग हो जाना, अब उनकी भूमिका बदल रही है। स्वतंत्र राज्य की मांग के बजाय वे अधिकाधिक स्वायत्तता पाने के लिए प्रयत्न करने लगे। स्वतंत्र राज्य की मांग हम लोग छोड़ दी कि हम लोग अभी राष्ट्र नहीं बनना है, लेकिन हमारे राज्य को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दो, ताकि हमारे राज्य में किसी तरह की तकलीफ ना हो, हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा, हमारी जो भाषा है, उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। ऐसी मांग कौन करने लग गए, राज्य स्तरीय सरकार करने लग गई। यह प्रांतीय दलों का विकास यात्रा का दूसरा चरण था। पहला चरण क्या था, अलगाववाद, दूसरा चरण था स्वायत्तता। हमारे प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रदेश के नागरिकों को राज्य और केंद्र में सत्ता मिले। फिर उनकी मांग क्या हो गई कि हमारे अगर प्रदेश का विकास करना तो हमारे प्रदेश के लोगों को राज्य में भी और केंद्र में भी उनका प्रशासन होना चाहिए, उनको जगह मिलनी चाहिए, ताकि वो राज्य में भी अपना काम कर सके और केंद्र में भी जाकर उनका काम कर सके। ऐसी भूमिका में प्रांतीय दल अब लेने लगे हैं, जैसे शिवसेना हो गई, तेलुगु देशम हो गए, ये कुछ पार्टी हैं जो राज्य स्तर पर भी काम करना चाहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करना चाहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के प्रांतीय दल के विकास का एक विशेष दृष्टिकोण दिखाई देता है। इन प्रदेशों के राजनीतिक दलों ने देश से विभाजित होने की मांग छेड़ दी और वे अधिकाधिक स्वतंत्रता की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत है, जो पूर्वी भारत है, वहाँ के लोग पहले स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भारत से बहुत ज़्यादा अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहेगा असम के बारे में आगे बताने वाला हूँ। पूर्वोत्तर भारत के प्रांतीय दल धीरे धीरे प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाह में आने लगे। सबसे पहले उनका अलगाववाद, फिर स्वायत्तता, फिर प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाह, इस तरह से उनका जो बदलता स्वरूप हमको दिखाई देता है ना। हो तो भारतीय प्रांतीय दल की यात्रा अलगाववाद, स्वायत्तता, प्रमुख राष्ट्रीय प्रभाव में शामिल होना। पहले वो अलगाववाद बनना चाहते थे, फिर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहिए, फिर अभी उनका मानना है कि हमको केंद्र में भी और राज्य में भी हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि हमारे देश प्रदेश का विकास हो सके। साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका प्रभाव बढ़ने लगा। गठबंधन की सरकार यह इसी का एक परिणाम है। अभी आप लोग देख रहे हो गठबंधन की सरकार बना रही है, 2 से 3 पार्टी एक साथ मिलती है और गठबंधन की सरकार बना लेती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग हमारे राज्य में भी देख सकते हो, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई हुई है। ठीक है, आगे भारत में कई प्रांतीय दल हैं। भारत में बहुत सारे प्रांतीय दल हैं। अलग अलग राज्य को उठाओगे, 28 राज्यों को अगर उठाओगे तो अलग अलग प्रांतीय दल हैं, लेकिन सब प्रांतीय दलों के बारे में एक पार्ट में पढ़ पाना मुश्किल है। सभी दलों की जानकारी यहाँ दे पाना संभव नहीं, इसलिए हम भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधि दलों का परिचय करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दल हैं जो अच्छे दल हैं, उनके बारे में यहाँ पर इस पाठ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रांतीय दल है, पहला प्रांतीय दल शिवसेना। ये भारत के पश्चिमी इलाके में पाई जाती है। महाराष्ट्र की पार्टी है शिवसेना, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1966 को। किसने किया था? बाला साहेब ठाकरे। इसके संस्थापक कौन है? बाला साहेब ठाकरे। और इन्होंने 1989 को पहला चुनाव जीता था। वैसे इन्होंने चुनाव तो लड़ा था उसके पहले भी, लेकिन उसके पहले इन्होंने एक भी सीट जीती नहीं। पहला इन्होंने चुनाव जीता था 1989 में। ठीक है, अभी लोकतंत्र में इनके 18 सांसद है। कितने हैं? लोकतंत्र में इनके 18 सांसद है। समझ में आ रहा है? अब ये चीज मैंने समझा दी किसके बारे में? शिवसेना के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें बाहर से थी। अब मैं यहाँ पर जो सारी चीजें लिखी है उसके बारे में समझा देता हूँ। महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टी, ये महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टी। वैसे देखा जाए वैसे देखा जाए तो मनसे भी एक पार्टी है, फिर कामगार पार्टी है। ठीक है ना। इसकी स्थापना 1966 में 1 जून 1966 को हुई थी। कितने जून को? 1 जून 1966 को हुई थी। बाला साहेब ठाकरे ने किया था। इसका मेन मकसद क्या था? मराठी लोगों को अधिकार मिले। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, सबसे पहला अधिकार। ठीक है, और मराठी भाषा बोलने वाले लोगों को सबसे बड़ा योगदान मिलना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा, मराठी भाषा को संवर्धन और पर प्रांतीय विरोध। पर प्रांतीय विरोध मतलब जो दूसरे प्रांत से लोग आकर महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनका विरोध करना। ठीक है, ताकि दूसरे प्रांत के लोग अगर महाराष्ट्र में आके रहेंगे तो महाराष्ट्र के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में विकास करने के अवसर जो हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे। इसलिए इनका मेन मकसद क्या था? जो पर प्रांतीय लोग हैं उनका क्या करना? विरोध करना, ताकि हमारे महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और ज्यादा से ज्यादा वो लोग सक्रिय रहें। 1995 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र में सत्ता में आई। पहली बार उसने 1995 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और 1995 में पहली बार महाराष्ट्र में सरकार बना पाई। और ये जो गठबंधन था वह 2014 तक चला। सबसे बड़ा गठबंधन माना जाता है
भारत का अभी तक सबसे बड़ा गठबंधन अगर किसी का हुआ है तो शिवसेना और भाजपा का है। 2014 के चुनाव में महाराष्ट्र और भाजपा के साथ सत्ता सहभागी हुआ, ठीक है। उसके बाद उनकी जो गठबंधन थी वो टूट गया है। अभी 2019 में हुए चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन कर महाविकास आघाड़ी के रूप में सत्ता में सहभागी हुए। इसके बाद शिवसेना ने क्या किया, भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। अभी शिवसेना के जो गठबंधन है वह किसके साथ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ है। इनके साथ उन्होंने महाविकास आघाड़ी की स्थापना करके महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, सरकार बनाया हुआ है। ये मैंने शिवसेना के बारे में बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। क्रांति दल स्टूडेंट्स, शिरोमणि अकाली दल, ये पंजाब प्रांत का है। कहां का स्टूडेंट्स, पंजाब प्रांत का। दिसंबर 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक थे इसके सरदार सरमुख सिंह, इसके सरदार सरमुख सिंह। 1920 में इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य था कि पंजाबी जो क्षेत्र है, पंजाब लोग का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए, पंजाबी लोग को विकास करने का मौका मिले। इनका चुनाव चिन्ह क्या है, तराजू है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पंजाब का महत्वपूर्ण प्रांतीय दल है, ये पंजाब का महत्वपूर्ण प्रांतीय दल है शिरोमणि अकाली दल। 1920 में स्थापना की गई। धार्मिक तथा प्रांतीय अस्मिता का संवर्धन करना प्राथमिकता। पंजाब में कई वर्षों तक सत्ता में थी, बहुत सालों तक पंजाब में सरकार में बनी रही थी शिरोमणि अकाली दल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अगली पार्टी हमारी है जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है जिसका 1932 में हुई थी। किसने की, शेख अब्दुल्ला चौधरी गुलाम अब्बास, शेख अब्दुल्ला चौधरी गुलाम अब्बास, ये दोनों ने मिलकर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की स्थापना की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की स्थापना नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है, इसका पहले नाम दूसरा कुछ था, बाद में इसका नाम 1932 में चेंज किया गया था, ठीक है। शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास ने मिलकर इसका निर्माण किया था, इसकी स्थापना की थी। इनका विचारधारा क्या, क्षेत्रवाद, कश्मीर के लोगों को बढ़ाना, मुसलमान के लोगों को बढ़ाना पहले इनका मेन मकसद था। बाद में इन्होंने हर एक धर्म के लोगों को जोड़ लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आगे। चलिए, इनका चुनाव चिन्ह है हल, ये हल है, इनका चुनाव चिन्ह क्या है, हल है। कश्मीर का प्रमुख प्रांतीय दल, कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रांतीय दल है। और यहाँ पर लगभग इनकी 3 पीढ़ियां, जो शेख अब्दुल्ला की बात मैंने किया है, इनकी 3 पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया हुआ है। 3 पीढ़ियां लगातार वहां पर शासन करते आ रही हैं, ठीक है। अब आगे, कश्मीर जनता के हित संबंधों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील, स्वायत्तता के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील, स्वतंत्रता के संवर्धन के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कश्मीरी जनता के हितों की रक्षा करना इनका मेन काम है। जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना। और इन्होंने यूपीए और एनडीए दोनों का समर्थन करती है। कभी यूपीए का समर्थन करेगी, कभी एनडीए का समर्थन करेगी। मैंने बताया था यूपीए में जो कांग्रेस है, यूपीए मतलब जो पार्टियां कांग्रेस को समर्थन करती है वो यूपीए में आ जाती हैं, जो पार्टियां भाजपा को समर्थन करती है वो एनडीए में आ जाती हैं। समझ में आ रहा है। चलो अगली पार्टी देखिए। अगली पार्टी का नाम है असम गण परिषद, असम गण परिषद, ठीक है स्टूडेंट्स। ये असम की पार्टी है। इसकी स्थापना हुई थी असम समझौते के समय। एक असम में समझौता हुआ था जिसके अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम में जितने विदेशी लोग आए, क्या बोल रहा हूं मैं, 25 मार्च 1971 के बाद असम में जितने लोग विदेशी आए उन्हें देश से निकाला जाए, क्योंकि वे लोग क्या विदेशी लोग हैं, वो वहां पर आके रह रहे हैं। इससे क्या हुआ था कि वहां पर एक गगनदोई नाम की जगह है, वहां पर इलेक्शन हुआ था, वोट हुआ था। तो वहां की वोट की संख्या में अचानक क्या होगी, बढ़ोतरी आ गई। तो उनको पता चला कि इस इलाके में ऐसे बहुत लोग हैं जो बांग्लादेश से आकर रह रहे हैं, ठीक है, जो गलत है, उनको भारत में रहने का हक नहीं है। तो इस मुद्दे को उठाकर इस पार्टी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1985 को की गई थी, असम समझौते के दौरान। असम समझौता मैंने बता दिया, 25 मार्च 1971 के बाद असम में जो भी जाएगा वो असम का नागरिक नहीं रहेगा, अर्थात उसको देश से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। गगलदोई जगह है जहां पर इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में वोटरों की संख्या बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वहां पर इस विचार में शुरू हुआ कि वहां पर बांग्लादेशी लोग ज्यादा आके रह रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर अभी देखो, आप लोग ने देखा होगा 2019 में एनआरसी लागू हुआ है, तो एनआरसी भी इससे जुड़ा हुआ है। आप लोग इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो एनआरसी का सबसे ज्यादा विरोध असम में ही किया जा रहा है, तो उसका एनआरसी और असम का कुछ तो संबंध है। आप लोग इंटरनेट के माध्यम से उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 1985 में सरकार के साथ समझौते से असम अनुबंध 1985 में इसकी स्थापना की गई। शरणार्थी मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे, प्रश्नों को हल करना। असम की सांस्कृतिक
भाषाई और सामाजिक धरोहर की रक्षा करना। इनका मानना था कि जो बांग्लादेश से आए हुए लोग रहे, जो बाहर देश से आए लोग हैं, उनकी वजह से यहाँ पर जो मूल निवासी रहते हैं उनकी स्वतंत्रता क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी, वो लोग अपनी चीजों को सही से नहीं रह पाएंगे, आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा उनका। पिछले कई वर्षों तक असम में सत्ताधारी पार्टी रही है, पिछले कई सालों से असम में सत्ताधारी पार्टी मतलब इसका दबदबा बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है इसका मतलब। तो एक इसका समर्थन करती है, एनडीए का समर्थन करती है, भाजपा का समर्थन करती है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। हाँ चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगली पार्टी स्टूडेंट्स द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ये पार्टी तमिलनाडु की है, डीएमके इसका शॉर्टकट है। 1949 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। 1949 में, कब की गई थी? 1949 में। सबसे पहले 1920 में इस पार्टी की स्थापना की, जस्टिस पार्टी नाम था इसका, जस्टिस पार्टी आंदोलन, और जस्टिस पार्टी द्रविड़ कड़गम इस पार्टी का नाम 1920 में था। बाद में 1949 में इस पार्टी से एक गुट अलग हो गया, एक समूह अलग हो गया, और उस समूह ने एक नई पार्टी बना दी, उसका नाम था द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ठीक है, और बाद में 1972 में, कब स्टूडेंट्स? 1972 में फिर से इस पार्टी का विघटन हुआ। 1972 में इस पार्टी का फिर से विघटन हुआ और उससे एक नई पार्टी बनी, उसका नाम था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। समझ में आ रहा है? इस तरह से इस पार्टी का इतिहास है, और यह पार्टी यूपीए को समर्थन करती है। उगता हुआ सूरज इसका चुनाव चिन्ह है। यूपीए को समर्थन करती है मतलब कांग्रेस को समर्थन करती है। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? चलिए यहाँ पर जो सारी चीजें लिखी है उसको पढ़ के समझ लेते हैं। 1920 में बम्मेत्र आंदोलन, जस्टिस पार्टी का परिवर्तन द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम इस पार्टी दल में हुआ। 1944 से जस्टिस पार्टी द्रविड़ कड़गम के नाम से जानी जाने लगी। 1949 में एक गुट इससे अलग हुआ और इस गुट ने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना की। एक पार्टी वहां से अलग हो गया और उस पार्टी ने क्या किया, उस गुट ने क्या किया, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना की। उसमें से एक गुट अलग हुआ जिसे 1972 में, फिर से उसमें से एक गुट अलग हो गया जिसने 1972 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना कर दी। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि इस पार्टी का इतिहास क्या है। तमिल अस्मिता, जो तमिल लोग हैं, तमिल समाज में रहने वाले लोगों की उसकी अस्मिता संवर्धन करना, केंद्र की गठबंधन सरकार में भी कुछ समय तक सहभागी रही है। केंद्र में गठबंधन सरकार बन के भी ये रही हुई है, गठबंधन की सरकार बनाई है, किसके साथ? यूपीए के साथ। सभी स्तरों के मतदाताओं का पार्टी का समर्थन, दीर्घ काल तक सत्ता में रहने के कारण कई उपाय योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, ये तमिलनाडु में बहुत समय तक सत्ता में रही थी, सरकार में रही थी। अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लिखा है भारत के प्रत्येक राज्य में कई प्रदेश दल कार्यरत थे। सही बात है, भारत में 28 राज्य, 28 राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रांतीय दल है। ठीक है ना, अपने अपने राज्य की राजनीति में प्रभाव डालते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र के प्रांतीय दलों के 2 चुनाव के संदर्भ में कार्य निम्न तालिका दी गई है। ठीक है ना, 2 चुनाव 2009 का और 2014 का चुनाव यहाँ पर दिया गया। महाराष्ट्र में कौन कौन सी पार्टियां हैं उनके बारे में बताया गया। ठीक है, शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की, 2009 में 44 सीट थी और 2014 में 63 सीट आ गई है। 2014 में, 2019 की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2009 में इसके 13 स्थान थे, 13 जन थे और अभी 1 जन है 2014 के हिसाब से। अब 2019 का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया जाए। शेतकरी कामगार पार्टी 2009 में इनके 4 सदस्य थे लोकसभा में, अभी 3 है। भारिप बहुजन महासंघ 1 और 1। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एक भी सदस्य नहीं, 2009 में भी एक भी सदस्य नहीं चुना गया और 2014 में भी नहीं चुना गया। आरपीआई कहा जाता है इसको। समाजवादी पार्टी जो यूपी की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी है समाजवादी पार्टी, इन्हें 2009 में 4 लोकसभा सीट जीते थे और अभी 1 लोकसभा सीट जीते। बहुजन विकास महागठबंधन 2 और 3। इसके बाद राष्ट्रीय समाज पार्टी 1 और 1, 2009 का चुनाव में 1 और 2014 के चुनाव में भी 1। ऑल इंडिया मजलिस एतुल्लुल मुस्लिम 2009 में एक भी सीट नहीं थी, 2014 में 2। जन सुराज्य शक्ति 2 2009 में थी, अभी 2014 में एक भी सीट नहीं आई। लोक संग्राम 2009 में 1 सीट थी, अभी 1 भी सीट नहीं आई। स्वाभिमानी पार्टी 2009 में 1 था, अभी 1 भी सीट नहीं आया 2014 के हिसाब से। 2009 का डेटा यहाँ पर नहीं दिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद आप लोग पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पूरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं आपसे
तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, शिवसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शिवसेना पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका नाम लिखना आपको कमेंट सेक्शन में। शिरोमणि अकाली दल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और असम गठ परिषद इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनकी सबकी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे देंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।